फट तो नहीं रहा है, फट नहीं रहा ना, इसका खराब हो गया थी। चलिए, तो आपने कहाँ तक पढ़ा? कपड़ा कहाँ रखी है? कपड़ा मांग नहीं देखो छोटा कपड़वा लेके रोज मंडी कर सुबहिया जब आवत है और रोज पीछे मिलत है कहाँ लेके हाथ में रहता है हमेशा। चलिए, मुगल वंश पे अब हम आ गए हैं। देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है वह दिल्ली सल्तनत की थी। अब देखो, अब बिहार की ओर हमें अग्रसर होना और वही आपका असली टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। 1 घंटा और आपको बैठना ज़्यादा नहीं, बस 1-1.5 घंटा चलिएगा। मुगल वंश में देखेंगे, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी अगर पूछे तो आपको मैंने भी बताया था 1526 में हुआ। 1526 से लेके कहाँ तक चले गए? लगभग चलेगा 1857। लगभग कब तक चलेगा? क्योंकि आप जानते हैं 1857 में क्रांति होती है, जिसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो बहादुर शाह द्वितीय था जिसका नाम जफर भी था, उसको कैद कर लिया जाता है और रंगून उसको जेल में ट्रांसफर कर दिया है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद से ही मुगल वंश का पतन हो जाता है। वैसे मुगल वंश का पतन तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही शुरू हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद से ही। और ये क्वेश्चन आया यूपी पेट में, जो यूपी पेट था उसमें आया कि औरंगजेब, अभी मत लिखो, ये सब हम पढ़ाएंगे भी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, इसके बाद मुगल वंश एकदम गिरता चला जाएगा। कोई राजा ऐसा नहीं आएगा जो मुगल वंश को उठा पाए। लेकिन इस तक जितने शासक हुए, 5-6 शासक जो हैं, उन्होंने मुगल वंश को सुदृढ़ बनाया। और सुदृढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि मुगल वंश को भारतीय इतिहास में एक अलग ही दर्जा भी प्रदान करवाया। जैसे आप मौर्य वंश का नाम सुनते हैं, जैसे आप गुप्त वंश का नाम सुनते हैं, जैसे आप पाल वंश का, जैसे आप सातवाहन वंश का, जिसका भी नाम सुनते हैं, उन सबके नामों में एक नाम आता है मुगल वंश। किसका नाम आता है? ठीक है ना। लेकिन हमें पूरा मुगल वंश नहीं पढ़ना, आपके टॉपिक में पूरा मुगल वंश नहीं है, बस मुगल वंश से रिलेटेड कुछ चीजें बिहार में चली गई, इसीलिए मुगल वंश को जोड़। जैसे इसी वंश में देखिए पहले शासक बनेंगे बाबर। कौन बनेगा? बाबर। बाबर के जस्ट बाद हुमायूं बनता है, लेकिन हुमायूं क्या है, असफल हो जाता है राज्य चलाने में, और शेर शाह सूरी आकर के कब्जा। तो वही इतिहास बिहार का जुड़ा हुआ है, बस वही, और वही हमें सीखना है। तो पहले बिहार को जोड़ने से पहले मुगल वंश के पहले शासक को देखते हैं। कहा जाता है कि जो मुगल आए थे, यह आए थे चगतई शासकों के द्वारा। चगतई वंश चला था गजनी क्षेत्र, फरगना एक क्षेत्र था गजनी क्षेत्र में, फरगना, यहाँ का एक वंश था जिसे चगतई कहा गया, ठीक है ना। यहीं पे कहा जाता है कि चंगेज खान और तैमूर लंग, इन सबके जो वंशज थे यहाँ पे रहते थे। तैमूर लंग और किसके? चंगेज के वंशज यहाँ रहते थे। इन्हीं दोनों में से दो, एक लड़की एक लड़का, दो साथ में निकलते हैं और उन दोनों से एक लड़का उत्पन्न होता है जिसका नाम था बाबर। मतलब बाबर का खून क्या है? चंगेज खान का भी, और मतलब एक मिक्स खून है। कैसा? ये अपने आप को मंगोलों का ही बताता था। ये जब भारत में आया, इसने कहा हमारे दादा पुरखा छोड़ के गए हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना एक बार चंगेज खान को तैमूर लंग आए थे, तो छोड़ कर गए हैं, तुम लोग सही से नहीं चला पा रहे हो, अब हम खुद चलाने आ रहे हैं। तो बाबर ये भी कहता है, और बाबर अपने आप को सबसे कट्टर सुन्नी मुसलमान भी घोषित करवाएगा कि मैं अल्लाह का पैगंबर के रूप में आया, मैं अल्लाह के दूत के रूप में आया हूँ, ऐसा भी जताता है। तो कट्टरवादी सिद्धांत लेकर आता है। लेकिन बाबर जब भारत आता है, इसका सामना सबसे पहले होता है इब्राहिम, और इब्राहिम लोधी से कौन सा युद्ध लड़ा बाबर ने? कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का पानी, ये मैंने भी बताया शायद आपको, है ना। अब बाबर जब आया भारत में 1526 से लेकर 1530 तक रहा, कितना रहा? ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रहा, लेकिन मुगल वंश को गाड़ दिया है, ठीक है ना, भले से नहीं रहा, क्योंकि जितना दिन रहा उतना दिन लड़ते रहा, जितना दिन रहा उतना दिन क्या करते रहा? लड़ते रहा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया,
मारने के बाद बाबर ने किस वंश की स्थापना कर दी? मुगल वंश। आप कहेंगे सर मुगल शब्द कहाँ से आया होगा? ये मुगल शब्द कहा जाता है मंगोल, मंगोल से इन्होंने क्या शब्द निकाल दिया? जैसे मंगोल आक्रमणकारी थे तो मंगोल, मंगोल शब्द से इन्होंने क्या कह दिया? मुगल से। बस यही इनका कहानी है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में इसका लड़ाई कही है। भारत में अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा वर्चस्वशाली इसका इतिहास रहा। बाबर क्रूरता की हदें पार करेंगे तो वर्चस्व लाएंगे, ठीक है ना। 1526 में पहला बैटल हुआ पानीपत का, ठीक। इसमें हार कौन गया? इब्राहिम लोदी मारा गया, मारा गया। उसके बाद देखिए अपने वंश को बढ़ा, मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया। लेकिन एक क्वेश्चन आया था बिहार के बीपीएससी का एग्जाम 60वां और 62वां दोनों दिन, मैं दोनों बात कर रहा हूँ। अब की बार 68वां आपका 68वां है ना, आप देखते होंगे 67 68 लिखा रहता है, तो 67 68। तो ये जो है 1526 वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये आया था 65 60 62 वाले पेपर में। क्या आया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने किसका प्रयोग किया था? किस चीज का प्रयोग किया था? किसी अस्त्र का प्रयोग किया था, वही पूछ। जैसे मैंने अजातशत्रु के बारे में आपको पढ़ा था कि रथमूलक और महाशिला कंटक, वो दोनों है ना, पूछे गए क्वेश्चन। वैसे ही पानीपत के युद्ध में इसने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था? तो तोप। सबसे पहले भारत में तोप प्रणाली चलाने वाला, यानी तोप से युद्ध करने वाला कौन था? बाबर। तो लिख लेना इस युद्ध में, ये इस युद्ध में तोप से यानी तोप प्रणाली अपनाने वाला, तोप प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला शासक बाबर। बाबर मतलब तोप से युद्ध करने की, ठीक है ना। अच्छा, तोप से लड़ने की इस विधि को तुगलमा नामा नहीं, तुगलमा पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कही जाती है? तुगलमा पद्धति, तुगलमा। चलिए, हो गया। देखो, तोप चलाने वाले दो तोपची थे। तोपची जो थे, एक थे अली कुर्ली और उस्ताद मुस्तफा, ये तोप चलाने वाले लोग थे, याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध भारत के इतिहास में एक नए वंश को जन्म देने वाला था। वो वंश कौन है? मुगल वंश, ठीक है ना। चलिए, तो भारत में तोप चलाने से, मतलब तोप से लड़ाई लड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाबर। तोप के जरिए युद्ध, ठीक। देखिए, अब इसका अगला युद्ध जो होगा 1527 में, मैंने रिपीट करवाया आपको, ये करेगा खानवा का। कौन सा युद्ध होगा? खानवा। अब खानवा का युद्ध जो इसने, खानवा देखिए, आप देखेंगे ना, खानवा जो क्षेत्र है ये राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, और इस क्षेत्र में युद्ध करने के लिए बुलाता है राणा सांगा। राणा सांगा को एक बार मैंने सुनाया था कहानी। राणा सांगा इब्राहिम लोदी के साथ भी लड़ता था। राणा सांगा वहाँ विजित था, वो भी बताया था आपको। लेकिन यहाँ राणा सांगा हार जाएंगे। राणा सांगा यहाँ क्या हो जाएंगे? कहा जाता है इनके बारे में कि इनका एक हाथ कट गया था, मतलब इनका एक पैर कट, ऐसा कहानी भी मिलता है, ठीक है ना। तो राणा सांगा और बाबर यहाँ लड़ेंगे आपस में। बाबर और राणा सांगा, जीत कौन जाता है? बाबर। हार कौन जाते हैं? याद रख लेंगे, राणा सांगा। और राणा सांगा मेवाड़ के शासकों में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिए। इनकी भी कहानी मिलती है अपनी, इनकी भी अपनी एक कहानी मिलती है जी, ठीक है ना। तो खानवा का युद्ध हार गए थे, याद रखिए। नेक्स्ट 1528 में अगला युद्ध करता है। कौन सा युद्ध होगा? चांदेरी का। चांदेरी का होगा, घाघरा को, घाघरा का लास्ट है, ठीक है ना। चांदेरी का युद्ध हुआ। देखिए, चांदेरी के युद्ध में कौन आता है लड़ने? क्वेश्चन पूछा गया। पहले आया कौन लड़ने के लिए? इब्राहिम। इब्राहिम किस युद्ध में मिलता है? तो पानीपत के युद्ध में हार कौन जाता है? अच्छा, पानीपत का मैदान बहुत पूछा गया है। हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में।
में आया था क्या? है? खानवा के युद्ध कौन लड़ा? राणा सांगा लड़ा। किसके साथ युद्ध लड़ा? कौन हार गया? राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध लड़ते हैं मेदिनी राय। मेदिनी राय और कौन लड़ते हैं? बाबर। मेदिनी राय एक राजपूत ही है। मेदिनी राय क्या है? राजपूत है, याद रखना। ये इसमें हार जाएंगे और जीत कौन जाता है? और लास्ट है 1532 घाघरा। घाघरा में खदेड़ता है किसको जानते हैं? महमूद लोदी को। महमूद लोदी। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कौन खेत की मूली? महमूद लोदी वो है जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई। इब्राहिम लोदी का क्या है? चचेरा भाई है। या भी लोदी वंश मतलब अफगान शासक थे ना ये लोग, तो बिहार के क्षेत्रों में लोग रहे। अभी बिहार के इतिहास में जा रहे हैं, ये लोग बिहार के क्षेत्र में रहे। तो ये घाघरा क्षेत्र अगर देखेंगे आप अपने ऊपर, घाघरा आपके यहाँ है ना, तो अपने ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे सोचा कि हम आकर के अपनी नींव मजबूत कर लें। बस इसको ही हराने के लिए बाबर आगे बढ़ता है कि अगर ऐसा हो गया, ये अपने आप को सोचता ताकतवर, तो इन्हें हम खदेड़ के आएंगे। अब बाबर ने खदेड़ा अच्छे से, ये लोग भगे बिहार के, फिर भागा ये बिहार के, ये हार जाता है और बाबर यहाँ भी जीत। मतलब बाबर चारों युद्ध क्या किया, लेकिन लास्ट में वही कहा गया लड़ते लड़ते 1530 में बाबर क्या हो जाता है? मर। बाबर की मौत। तो एक बार याद करिए, पानीपत कब हुआ? पानीपत 26। कौन जीता? बाबर। हारा कौन? दूसरा 27 में कौन हुआ? खानवा। खानवा में जीता कौन? बाबर। सब में जीता है, बस हारने वाले का नाम याद रखिए, राणा सांगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या जाता है? चांदेरी। चांदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? कौन जीता? बाबर। हारा कौन? मेदिनी। मेदिनी राय। अगर पूछे कौन है तो राजपूत शासक है, बता देना। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर है 1529 में कौन युद्ध लड़ा? घाघरा। घाघरा में युद्ध कौन जीता? बाबर। हारा कौन? कौन था? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई कह सकते हैं, चचेरा भाई, चाचा। अब बाबर की मृत्यु कब हो गई? जैसे ही टपके अपने बेटों किसी रमो लोग थोड़ा सा समझिए। ठीक। हाँ पूजा जय जनी यहाँ बैठा तानी, जय जनी बस हवर हवर हवर। हमें तो ना लगा पढ़े को उद्देश्य आवता सर जी ना देते। चलो ठीक है, खा लो आराम से ही खा लो, कोई जबरदस्ती नहीं, तो मजा आ गया। ठीक है ना। तो 30 में मेरे छोड़ने से पहले ध्यान से देखना, इसने अपने पुत्र, इसका पुत्र था हुमायूं, अपने पुत्र को एक सीख दिया था, कहा था मोर बचौआ, मोर ललनुआ, मोर कुलनुआ, एक बात ख्याल रखना मेरा, क्या कि तुम्हें बिहार को किसी ना किसी तरह मुगल साम्राज्य में मिलाना ही होगा। पूछा अब्बा जान कहाँ है? अब्बा ये कहिए ना, पिताजी कहिए ना, अब्बा कहिए। कहना अब्बा जान कहाँ है? कहने की कारण उसका ये है कि वहाँ पे जो वंशेज चल रहे, जो वंश चल रहे हैं ना टोटल, वो वंश आपसी संघर्ष के साथ साथ वो हमारे क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कर्नाट वंश पढ़ा आपको, कर्नाट वंश चल ही रहा था, खत्म होने का कगार पे था। लक्ष्मण सेन वंश चल रहा था बिहार में। बिहार में और एक वंश उभर के आएगा इधर नीचे के क्षेत्र में, जो लुहानी वंश, जो आपका बहार खान लोहानी शासक पढ़ेंगे आप जब शेर शाह सूरी को मैं बताऊंगा, तो शेर शाह सूरी को शेर शाह की उपाधि किसने दिया था? बहार खान लोहानी ने, वही आपको मिलेगा। तो ये सब प्रभावित कर रहे हैं, और ये सब प्रभावित इतना कर रहे थे, बिहार के क्षेत्रों में इनका कब्जा बढ़ चुका था, जौनपुर तक राजधानी ट्रांसफर हो चुकी थी, सोच लीजिए। तो बाबर ने इसको कहा था, बेटा जान लेना, छोड़ना तो मत, बिहार को चाहे इसी तरह से। अब वही बेटा बिहार की ओर हरदम अटैक करने जाएगा। हुमायूं और शेर शाह सूरी का संघर्ष आप पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, निकाल रहे हैं। बाबर के बारे में एक बात लिख लीजिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। क्या लिखा था? बाबरनामा। ये पूछता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा। अब पढ़ो नाम बताएंगे, बाबरनामा किस भाषा में? यही तो गड़बड़ी है, तुर्की में था। ये तुर्क था, अपने आप को कहता था ना, बाद में इसने तुर्की में लिखा, बाद में इसका कन्वर्जन फारसी में हुआ। पहले तुर्की ही लिखा गया, बाद में फारसी में, तो तुर्की फारसी दोनों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बाबर के बारे में एक बात और ख्याल रखिएगा, देखो पूरा डिटेल नहीं लेना है,
बाबर के बारे में एक बात और है, किसी का एक सेनापति था जिसने अवध क्षेत्र में आक्रमण किया था, उसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। जितना बख्तियार नाम के हैं कुल हराम है, जितने बख्तियार नाम के व्यक्ति हैं सब के सब बेकार। इसने क्या किया, राम मंदिर को क्या किया, तोड़ा। राम मंदिर को तोड़ा और बाबर को खुश करने के लिए वहां कौन सी मस्जिद बनाई, बाबर। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, पूछता है। अयोध्या का राम मंदिर किसने तोड़ा था, और बाबर के नाम से कौन सी मस्जिद बनाई, क्लियर है ना। चलिए अब इसका कहानी मीर बाकी बख्तियार काकी, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ये दोनों में से नाम हाँ कंफ्यूज हो रहा है, एक बार चेक कर लेना, एक बार देख लेना, मीर बाकी है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है गलती होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हुमायूं का शासन पढ़ना है। किसका शासन पढ़ना है, हुमायूं, ये मिला दें। चलिए हुमायूं क्या आते हैं, अब हुमायूं ही बिहार में घुसेगा पूरा। हाँ मीर बाकी है जी, सही है, मीर बाकी। अगला हुमायूं, हुमायूं का टाइम पीरियड आप देखिए, दो कार्यकाल इसका पढ़ेंगे, और दोनों कार्यकाल इसका है, एक 1530 से 1540 और एक है 1540 नहीं 55 से 56। ये दो टाइम क्यों है, अभी कहानी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए हुमायूं किसका पुत्र था, पूछेगा, बाबर का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र है, बाबर का। और हुमायूं की महत्वाकांक्षा क्या है, अपने पिता की आज्ञा को पालन करना, कि हमें किसी तरह से बिहार को क्या करना है, अपने साम्राज्य में मिलाना है। अब यहीं पे बिहार का इतिहास मुगल वंश से जुड़ेगा। तो पूछा गया क्वेश्चन है, मुगल वंश का कौन सा शासक है जो बिहार के इतिहास से संबंधित होता है, हुमायूं। कौन संबंधित होगा, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन लिखिए, ये वाला जरूर लिखिए। बिहार पर या बिहार की सत्ता में शामिल होने वाला पहला मुगल शासक, क्या नाम है उसका, हुमायूं। पहला मुगल शासक हुमायूं, ठीक है ना। हो गया। चलिए देखिए, इसकी कहानी यहीं पे रोकना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि ये तो बाबर का पुत्र जो हुमायूं अपना सिंधा क्या बना लिया, हमें बिहार पे अटैक करना, बिहार पे हमें क्या करना है, अटैक। लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, ये बिहार पे अटैक करने जाएगा, उससे पहले ही बिहार में एक शक्ति उदित हो जाती है, और वो शक्ति थी शेर शाह सूरी के नाम। कौन सी शक्ति है, तो अब इसको यहाँ रोक रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में जाना है। तो अब हम चलते हैं बिहार के ऊपर, है ना। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, इसी में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि अलग पेज पे लिखना, लिखिएगा इसी में, बस बिहार से जोड़ो, ठीक है ना। अब देखिए बिहार की स्थिति यूँ है, ये मिटा दें, बिहार की स्थिति यूँ है, थोड़ा सा बिहार का मैच इंगित कर दें। नक्शा बनाना आप देख रहे हैं, ऐसे कुछ है बिहार का, ऐसे कुछ है ना। ये बिहार का ये क्षेत्र जो है, ये वाला, इसको कहते हैं चंपारण, आप जानते होंगे चंपारण। और इस क्षेत्र में कौन सा वंश चल रहा था उस टाइम, कर्नाट। लेकिन कब पता है, जब आक्रमण कर रहे थे गजनवी, जब आक्रमण कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक, जब आक्रमण कर रहे थे तुगलक वंश, गुलाम वंश से तब। लेकिन कर्नाट वंश के जो लोग थे ना, जो कर्नाट वंश के लोग भले खत्म हो चुके थे, लेकिन कर्नाट वंश के लोग सिपा सलार बन चुके थे। कर्नाट वंश के लोग क्या बन चुके थे, यहाँ पे सामंत बन चुके थे, सरदार बन चुके थे। किसके कारण में, यहाँ पे इस क्षेत्र में, ये है मगध और गया का क्षेत्र, याद करिए, मगध का क्षेत्र याद है ना, गया होया। इन क्षेत्र में लोहानी वंश, कौन सा वंश सक्रिय हो गया, लोहानी। और इधर जो सदा था बंगाल की साइड में, इधर एक वंश प्रभावी था, सेन। कौन सा वंश, सेन। थोड़ा कहानी को रिलेट करते चलना है। अब लोहानी वंश ऐसे सिचुएशन में आया है कि जब कर्नाट वंश का भी पतन हो चुका है धीरे धीरे, जब सेन वंश भी खत्म हो चुका है,
लोहानी वंश उस रूप में निकल के आ रहा है। इस लोहानी वंश का शासक है बहार खान लोहानी। कौन है? बहार खान लोहानी। कहानी को ध्यान से सुन के चलना। बहार खान लोहानी की लालसा क्या है कि हमें बिहार में पूरी तरह से अपने वंश को प्रसारित कर लेना, उसके बाद जौनपुर तक की सत्ता अपने हाथ में ले लेनी। और जौनपुर में बैठा था एक वंश जिसका नाम मैंने आपको पढ़ाया था, सरकी। कौन सा वंश था? माना जाता है कि लोहानी लोग सरकियों के द्वारा ही पालित थे, बाद में अपना अलग ले लेते हैं वर्चस्व, ठीक है ना। सरकियों के द्वारा ही पाले पोसे गए थे। और उत्तर प्रदेश में है ना जौनपुर। जौनपुर कहाँ है? उत्तर। लोहानियों ने बहार खान लोहानी के नेतृत्व में बिहार में वर्चस्व स्थापित कर लिया। बहार खान लोहानी सरकी वंशियों पर कब्जा कर लेता और जौनपुर को अपनी राजधानी के रूप में इंगित कर जौनपुर को अपनी राजधानी के रूप में क्या कर देता है? इंगित कर देता है। अब लोहानी जब वंश का जब शासक जौनपुर की साइड बढ़ गया तो इसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ी कि अगर हम जौनपुर को कब्जा कर लेते हैं तो अब अवध क्षेत्र को भी हम क्या कर सकते हैं? कब्जा कर सकते हैं। और उधर से आ रहा हुमायूं, उधर से कौन चला? हुमायूं। और इधर से कौन है? लोहानी। हुमायूं और लोहानी, देखिए बीच में अवध का क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में बॉर्डर बना के, मतलब उधर मुगल वंश चल रहा था, इधर सरकी वंश को खत्म करके कौन से लोग बैठे थे? लोहानी लोग बैठे थे। और ये लोग तो पहले से ही खत्म हो चुके हैं। अब स्थिति क्या बन गई है कि अब या तो राज करेंगे मुगल या तो राज करेंगे कौन? लोहानी। यही स्थिति बनी है ना। इसी बीच एक घटना होती है, ध्यान से सुनिए। लोहानी वंश का शासक बहार खान लोहानी अपने जौनपुर की इस रियासत से एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम था, ये मतलब इसने नियुक्त किया है, ठीक है ना, उसने हसन खान। किसे नियुक्त किया है? हसन खान। यहाँ एक स्थान है सासाराम। ये क्षेत्र क्या है? सासा। आप देखेंगे बिहार के मैप में सासाराम दिख जाएगा, ठीक है ना। तो सासाराम का जमींदार बना के किसे भेज दिया गया? हसन खान। किसे भेज दिया गया? हसन खान। जब हसन खान को भेज दिया गया सासाराम का जागीरदार बना करके, तो इसी का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था फरीद खान। हसन खान का पुत्र का नाम क्या है? फरीद। अभी आप देखिए कहानी को बस जोड़ते जाइएगा। इधर बहार खान लोहानी अपना आ गया, जौनपुर में बैठ गया है, जौनपुर से अपना संचालन कर रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए किसे भेज दिया? हसन खान को। किसे भेज दिया गया है? हसन खान। और हसन खान यहाँ पर क्या के जागीरदारी संभालते हैं। इन्हीं का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है? हुआ क्या, फरीद खान बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी बालक था, या सीखना चाहता था चीज़ों को, पढ़ना चाहता था चीज़ों को, जानना चाहता था। तो इसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए फरीद खान को भेज दिया गया जौनपुर। कहाँ भेज दिया गया? जौनपुर। बहार खान लोहानी के पास में। किसके पास में भेजा गया? बहार खान लोहानी। यहाँ आता है और जौनपुर में मैंने कहा था इस्लामिक सभ्यता का यानी मध्यकालीन इतिहास का एक केंद्र हुआ करता था शिक्षा। एक केंद्र तो आगरा हुआ करता था, दूसरा केंद्र कहाँ बना था? जौनपुर। मतलब शिक्षा, आप मानेंगे नहीं कि प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरा नाम किसका आता था? जौनपुर। पढ़ाई विषय पहले प्रयागराज आता था, काशी विश्वनाथ का नाम, उसके बाद इन सब का नाम। तो जौनपुर में फरीद खान पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और यहाँ सब कुछ सीखता है। मतलब यहाँ संस्कृत सीखता है, यहाँ पे वो अरबी सीखता है, फारसी सीखता है, सारा चीज़ यहाँ ज्ञान विज्ञान सीखता है। बड़ी लालसा था। जब पढ़ रहा था, पढ़ने के दौरान ही कहा जाता है कि जौनपुर का जो ये शासक है बहार खान लोहानी, इस पर एक शेर ने अटैक किया था शिकार करते हुए। शेर ने क्या किया था? अटैक किया था। और उस शेर को एक तलवार के बार से ही क्या किया? मार दिया। किसने? एक बार से मारा, कट गया शेर। और इसीलिए इसे कौन सी उपाधि मिली? शेर। तो बहार खान लोहानी की जान बचाने के चक्कर में, जान बचाने शेर को मार दिया एक बार में। शेर को क्या किया? इसीलिए बहार खान लोहानी ने इसे उपाधि दी थी। याद रखिएगा, किसने उपाधि दी थी? बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। खां लगाइएगा, शेर शाह नहीं। शेर शाह भी बाद में उपाधि लेगा, पहले क्या है? शेर खां की उपाधि, शेर खां। यही गड़बड़ करते हैं। तो यही फरीद खान क्या बन चुका है? शेर। चलिए कहानी को और बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा, बताइए। थोड़ा बिहार का मैप बना के बनाए बताइएगा तो हाँ तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये हसन खान कौन है पूछेगा आपसे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सासाराम का क्या है? जमींदार या जागीरदार। और इसी का पुत्र कौन है? फरीद
फरीद खान की शिक्षा कहाँ पूरी हुई पूछेगा, जौनपुर में, और वहाँ पे ही जान बचाता है बहार खान लोहानी का, और शेर खान उपाधि दे देता है इसको, ठीक है ना। हो गया। थोड़ा इतिहास और देखिएगा शेर खान का। फरीद खान जब शेर खान की उपाधि पा लिया तो बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है इधर। इसके बाद बहार खान लोहानी स्वाभाविक मृत्यु मरता, कोई इसका कोई मारा वारा नहीं था, स्वाभाविक मृत्यु मरता। जब ये मर जाता है इधर पता चलता है कि इसके पिताजी भी क्या हो गए, डेथ कर गए। इसके पिताजी भी क्या कर रहे हैं, डेथ। और इधर बहार खान लोहानी, मतलब पूरा छत्र ही हट गए, पिता का भी साया, राजा की भी साया, सब कुछ इसके छत्र से हट गए। अब ये एकांत हो गया, अकेला। अच्छा, कहा जाता है जब आप एकांत होते हैं, अकेले होते हैं, संघर्ष करने का नजरिया भी बदल देते हैं। तब आप वहाँ ये सोचते हैं किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें। तो बहार खान लोहानी मरने से पहले, ध्यान से सुनना, मरने से पहले अपने एक छोटे पुत्र था, इसका एक छोटा सा बेटा था, मतलब किसका छोटा सा बेटा, बहार खान, और वह पुत्र जो था दूदू बीबी। दूदू बीबी कौन है, ये बहार खान लोहानी की पत्नी। बहार खान लोहानी की क्या है, पत्नी। पूछता है जरूर, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए। तो जब इनकी पत्नी थी दूदू बीबी, ये अकेले पड़ गई। इनका छोटा सा पुत्र एक था, गोद में ही था, छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं था, 1-2 साल हो चुका था, लेकिन अब उसकी सुरक्षा जरूरी थी ना। तो कहा जाता है कि फरीद खान ने दूदू बीबी की संरक्षिका के रूप में इसका अवतार किया, मतलब इसको संरक्षण देने का काम। और इनको ही नेतृत्व में, मतलब दूदू बीबी के नेतृत्व में ही फरीद खान लोहानी वंश को असली संरक्षक के रूप में काम करते। तो पूछा जाता है कि फरीद खान कब लोहानी वंश का संरक्षक बना, जब बहार खान लोहानी मर गए। ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना, पूछा गया है आपके यहाँ एग्जाम में, बीपीएससी में ज़्यादा पूछा गया, ठीक है ना। फरीद खान यानी फरीद खान मतलब शेर खान हुई है, लोहानी वंश का संरक्षक बनता है, संरक्षक बनता है। और किसकी सुरक्षा करता है, दूदू बीबी, ठीक है ना। दूदू। अब ये जो छोटा बच्चा है, इसके इनके बेटे का नाम जमाल खान है, अभी जलाल खान, सॉरी जलाल खान। ये जलाल खान वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, अकबर नहीं है ठीक है ना। ये जलाल खान दूदू बीबी का लड़का नहीं, बहार खान लोहानी का बेटा है, लेकिन अभी कम उम्र में है, अभी इसको नॉलेज नहीं है शासन सबका। और दूदू बीबी संरक्षिका बनी है, और इन सबका संरक्षण कौन दे रहा है, फरीद। इसी बीच होता क्या, ध्यान से सुनिए, इसी बीच क्या पता चलता है कि बंगाल में नुसरत खान शासन था। वहाँ एक बंगाल में शासक बैठा था जिसका नाम क्या था, नुसरत खान। देखिए ये सब रिलेट करके आपको चलना भाई, पहले बता दे रहा हूँ। शेर वंश का यहाँ अंत होने से यहाँ पे बख्तियार खिलजी के जो शासक थे, बख्तियार खिलजी पढ़ा था ना, तो बख्तियार खिलजी के शासकों में एक नाम आता है जिसका नाम था नुसरत। नुसरत खान ने क्या कहा, इन्हें आके भगाया। क्या कह रहा है, कह रहा है आप जलाल खान को राजा बनाना चाहती है, और फरीद खान अपना क्या बढ़ा रहा, शक्ति। यहाँ पे क्या बढ़ा रहा, अपना शक्ति। आप अगर ये काम करेंगे तो पता चले विद्रोह कर दे और आप दोनों को बंदी बना के खुद ना शासक बन जाए। कौन चढ़ा दिया, जब चढ़ाया तो दूदू बीबी ने कहा कि अब ठीक है, इसके लिए कोई उपाय निकालती हूँ। ये सब घटनाएं हो ही रही थी कि कहा जाता है कि इसकी उम्र लगभग 14 साल की हो गई। इसकी उम्र कितनी हो गई, 14। और यह जब 14 साल का हो गया तो इसको क्या घोषित करवाया गया, शासक। किस वंश का, शासक घोषित करवाया गया। लेकिन फरीद खान ने कहा अभी इसकी उम्र नहीं है कि संरक्षण कर पाए। देखो फरीद खान नहीं चाहता था कि अभी ये शासक बने ताकि फिर से आके कोई कब्जा कर ले, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जब उसने देखा दूदू बीबी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, उसने बोला अच्छा, हद तो तब हो गई जब जलाल खान तलवार लेके आके खड़ा हो गया, 14 वर्ष का लड़का, वो भी फरीद कह रहा कि आप शासन छोड़ दीजिए, अब हम राज करेंगे। तब फरीद खान ने कहा कि जौन अब बेहू आ रहा है तुम्हें नाम जो तुम्हें देने वाले भी थे हम वो अब नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हें जो करना होगा। ये गुस्से में आता है, अब अकेले तो मार नहीं सकता था, इसने क्या किया, जलाल खान ने किसकी सहायता ली, तो ये पहले लिखेंगे अगले लाइन में। जलाल खान ने नुसरत खान कौन है, बंगाल का शासक, बंगाल का शासक।
के साथ मिलकर फरीद खां के खिलाफ विद्रोह किया। फरीद खां के खिलाफ विद्रोह किया। जलाल खान ने नुसरत खान कौन है पूछेगा, बंगाल का शासक, के साथ मिलकर किसके खिलाफ लड़ना शुरू किया? फरीद। वो थोड़ा बड़ा होता है, चलिए। फरीद खान के साथ लड़ा। जैसे ही फरीद खान के साथ लड़ा, इतना लतियाग मारे से नुसरत थे फरीद, बहुत मारा, इतना मारा और तब तक मारता रहा जैसे ना यहाँ से खदेड़ना शुरू किया, मारते 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 लाके कहाँ पे छोड़ा? बंगाल के बॉर्डर। कहा कि अब आए मत कहा कि अब आना मत, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जलाल को बंदी बनाता है, पकड़ता है, कहता है ये बच्चा फिर से समझाओ, एक ही बार छोड़ा थी, गलती ना करें, अगली बार ये लास्ट चेतावनी है, अगली बार तुमको भी मार देंगे अगर ऐसा कुछ किया। माफी उफी मांगता है, माफी उफी मांग के फिर से दरबार में रहने लगता है, फिर से दरबार में रहने लगता है। समय बीतता गया, मिटा दे थोड़ा सा। देखो ये सब नाम पूछेंगे आपसे बिहार के एग्जामों में। नुसरत खान कौन था पूछेगा? जलाल खान कौन है? दूदू बीबी और दार खान लोहानी का बेटा है, ठीक है ना। और लोहानी वंश के संरक्षक के रूप में कौन बैठ गई थी? दूदू बीबी। और संरक्षक के रूप में कौन बैठ रहा था? फरीद खान। फरीद खान को शेर खान की बात किसने दी? बार खान लोहानी ने। और ये सब घटनाएं घट कहाँ रही है? बिहार में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ये मिटा दे नीचे, सब तो लिख ही लिया होगा। बिहार का चित्र एक बार और बनाएंगे, बस यही आपका जो टाइम लग रहा है इसमें लगेगा, आगे कुछ टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगली बार फिर से देखिए, फिर कुछ टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद नुसरत खां जो है, नुसरत खां फिर से अपने मतलब शक्ति को एकत्रित करता है, फिर से अपना एक झुंड तैयार करता है और फिर से किसको बुलाता है? जलाल खां को। देख ला, अभी सहपाठी मानना हुआ, अभी भी सहपाठी माना नहीं, इसको बुलाता है। जब इसको बुलाता है तो एक शासक और नाम मिलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसका नाम था महमूद शाह। महमूद शाह। ये क्षेत्र कहाँ पे इसका था? इसका क्षेत्र था, आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। आप बिहार का मैप जब बनाएंगे, जब बिहार का मैप बनाएंगे तो ये वाला क्षेत्र बंगाल में जाता है उधर साइड, इधर वाला क्षेत्र तो अवध का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र है, इधर चंपारण का क्षेत्र है ना। तो ये जो तराई वाला क्षेत्र था ये वाला है। यहाँ देखेंगे तिरहुत है, कोसी मंडल, सब प्रमंडल मिलता है ना। तो इन सब प्रमंडलों में एक शासक बैठा था जिसका नाम था महमूद। हालांकि ये शासक नहीं था, कहा जाता है कि ये अपने गोल जैसे झुंड नहीं था गोला, तो उसका एक सरदार होना इस प्रकार से था। इससे भी मदद लेते, मतलब 3 लोग एक साथ था, नुसरत खान, जलाल खान और महमूद। तीनों लोग एक साथ विचार करते हैं कि हमें इसको तो मारना है, मार करके बिहार को खाली करवाना है, तब जाके हमारा कंट्रोल यहाँ स्थापित हो। अच्छा एक चीज बताओ, एक तो ये अकेला शासक फरीद खान यहाँ शासन करना चाहता है, ऊपर से ये तीनों सोचो मार करके तीनों, फिर में कौन बनता राजा? ये तो डिसीजन ही नहीं है ना, ये तो जान लीजिए बस आपसी कह सकते हैं कि एक हिसाब से षड्यंत्र है। ये लोग संगठन बनाए कि बस जी तक बात पता ना कि राजा बनी। जैसे आपके राजनीतिकों आजकल देखिएगा ना, आपके यहाँ भी बनते रहते हैं, पार्टियों का गठबंधन वगैरह बनता रहता है कि मतलब, लेकिन क्लियरिटी ही नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ना, ऐसे ही तो ऐसे ही समझ लीजिए कि हम भी गठबंधन बना, लेकिन कोई क्लियरिटी ही नहीं है। तो अब देखो ये क्या हो, नुसरत खान, जलाल खान, महमूद शाह एक साथ अटैक करेंगे फरीद खान। जब ये तीनों अटैक करते हैं, फरीद खान को गुस्सा आ जाता है। फरीद खान कहता है कि यार तुम लोग जमीन खातिर मरद हो ना, क्या खातिर मरद हो? जमीन लो हम छोड़ देते, हम बिहार का जो ये वाला क्षेत्र हम छोड़ दी थी, आवर राज का डायरेक्ट बोल दिया कि आवर राज का ही ले, तो सब देखिए क्या करा। अच्छा ये एक चालाकी थी उसकी, क्या उसने सोचा कि मैं अगर छूट दे दूंगा अभी 3 ऑप्शन लड़ जाएंगे कि के जाए बिहार में कब्जा करेंगे। ये गाइस हमारा दिमाग खराब कर दिया थोड़ा सा। अरे काम करा, जिसको आके राज करना हो आके राज कर ले, डायरेक्ट ऑफर कर दिया। जब डायरेक्ट ऑफर कर दिया तो इन दोनों ने मिलकर जलाल खान की क्या कर दी? अपना तब हत्या कर दी और आपसी संघर्ष में दोनों लिप्त हो गए। इनका ध्यान ही नहीं गया उधर इनका ध्यान ही नहीं गया, मतलब ये दोनों सब लोग आपस में ही यही दशा होगा जब आपका एक नियति ही नहीं है कौन शासक बनेगा कौन क्या बनेगा। आप खाली सोचते हैं कि इसको हटा दे किसी तरह। अरे उसका विकल्प तो बताइए, हटाने के बाद किसको रखेंगे? विकल्प तो बताइए। तो इन्होंने विकल्प ही नहीं रखा था, इसीलिए उसने फायदा उठा लिया इस चीज का, डायरेक्ट कह दिया जिसको राज करना आज राज कर दो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ।
बस इतना ऑप्शन लड़िए, याद हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसी घटना होने पर देखिए फिर से फरीद खान बिहार पे प्रभावी हुआ, बिहार पे फिर से क्या हो गया, प्रभावी। फरीद खान जब बिहार पे प्रभावी हुआ तो अब देखो भले से कहते हैं लोग दूसरों से कम अपनों से ज्यादा मारे जाते हैं, लोग दूसरों से कम घायल होते हैं जितना अपने मार देते हैं। अब फरीद खान के साथ भी वही हुआ। क्या हुआ, फरीद खान के जो पिताजी थे जिनका नाम था क्या, हसन खान। हसन खान अपने जीवन काल में 2 शादियां किए थे। कितनी शादियां किए थे, 2। उनसे भी बच्चे थे। तो पारिवारिक कला होती है राजपाट को लेकर के। फरीद खान अपने परिवार के नाते पूरा बिहार ही छोड़ के अपने जो परिवार के लोग थे उन्हें सौंप के चला गया। तो इसने छोड़ के चला गया। और छोड़ के कहाँ जाता है, मानेंगे नहीं। इसने कहा कि ये तो मेरा बायोडाटा है कि मैं इनको हरा सकता हूँ, मैं उनको हरा सकता हूँ, मैं सबको हरा सकता हूँ, इसका बायोडाटा है ना। तो इसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ मुगलों के पास। अब मुगलों को हराने नहीं जा रहा था, मुगलों को हराने नहीं जा रहा था, ये मुगलों में जा रहा था, मुगलों की सेना में भर्ती। आप विश्वास मानेंगे, यहाँ पे राजा था, वहां सैनिक बनने जा रहा था। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि मैं ऐसा शासक बनूं जो पहले संघर्षों में रहता हूं, जो पहले समझूं चीजों को कि आखिर चीजें क्या है। मैं पहले ही राजा बन जाऊंगा तो मैं जनता की चीजों को समझ नहीं पाऊंगा, तकलीफ क्या है, दुख क्या है। और शामिल होता, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्वेश्चन आया बिहार बीपीएससी में, बात कर रहा हूँ 60-62 के एग्जाम। इसमें क्या पूछा गया कि किस युद्ध में बाबर के किस युद्ध में फरीद खान ने उसका साथ दिया था कमांडर के रूप में। ये क्वेश्चन है, प्रथम बताओ बाबर के किन युद्ध में, मतलब 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे, उन चारों में से किस युद्ध में बाबर के साथ दिया था इसने? कौन से युद्ध में? खानवा की, यानी 1528 में मुगल वंश में चलाया था। याद रखिए 1528 में कहाँ चलाया था? मुगल वंश के पास। मेरी बात समझ में आ गई तो ये बात लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये पूछा गया है फरीद खान 1528 के खानवा के युद्ध में बाबर के साथ लड़ा, मतलब बाबर के सहयोग में लड़ा, साथ में नहीं, बाबर के सहयोग में लड़ा। अब कहा जाता है ऐसा लड़ा कि बाबर ने देखकर इसको ही कहा कि वाह भैया मानना पड़ेगा। 28 में हुआ था ना, 27 में, हाँ 27। हो गया? कहा कि वाह भैया क्या बात, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है ना। इतना गजब लड़ा इसने। जब बाबर इससे खुश हुआ, ध्यान देना, तो बाबर ने इसका बायोडाटा मांगा। कहा कि हो कौन भैया, सेना में मेरी आए हो कौन, इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है ना। इसने कहा कि मैं पहले लोहानी वंश में मेरे पिताजी जागीरदार हुआ करते थे, पूरा डाटा अपना बताया, अपनी कहानी। और उसने कहा तो तुम्हें सेना में किसने भर्ती किया, तुम सेना में रहने लायक नहीं हो। अब देखो बाबर चढ़ा रहा है, कह रहा तू सेना वाला खादिम थोड़ी बना बाबू। अब चढ़ा क्यों रहा, उसका एक मकसद था। मैंने कहा था ना, उसने अपने बेटे से कहा था कि बिहार को कब्जा कर लेना। क्यों कहा था पता है? फरीद खान के कारण। कैसे? जब 27 के युद्ध हो गया, जीत गया, फिर 28 में चंदेरी के युद्ध में भी फरीद खान शामिल हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है, चंदेरी के युद्ध में भी ये शामिल हुआ था, चंदेरी में भी शामिल हुआ था, चंदेरी के युद्ध में भी शामिल हुआ था। इससे प्रभावित हुआ बाबर। अब बाबर ने कहा कि बिहार में जाओ और मेरे क्या बन के जाओ, सूबेदार। मेरे क्या बन के जाओ, सूबेदार। तुम वहां बोलो कि मुगल वंश के हम आए स्थापना करने के लिए, यहाँ से जितने लोगों को खाली, अब तुम वहां की सूबेदारी संभाल। ये किसको कहकर भेजा? फरीद खान। फरीद खान वहां से चला और आता है बिहार के क्षेत्र में पुनः। अब बिहार के क्षेत्र आने से पहले, ध्यान से सुनना, बिहार के क्षेत्र में आने से पहले वह जौनपुर में रुकता है और जौनपुर से जाता है, किला बना था यहाँ पे, आप देखेंगे इस क्षेत्र में, चुनारगढ़। चुनारगढ़ का किला वर्तमान में कहाँ है? सोनभद्र। कहाँ पे है? सोनभद्र जिला जानते हैं? तो चुनारगढ़ वहीं पे है, नीचे है ना। आप देखेंगे बिहार में यहाँ नीचे है सोनभद्र। तो यहाँ पे उसने चुनारगढ़ के किले में वो आकर के प्रस्थापित होता है और वहीं से अपने आप को क्या कहता है? बिहार का शासक घोषित करता है। हजरते आला की उपाधि देता है। लिख लेते। पहले जौनपुर आता है, चंदेरी के युद्ध के बाद कहाँ चला आता है? जौनपुर। जौनपुर से कहाँ चला जाता है? चुनारगढ़। और चुनारगढ़ के किले में, चुनारगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवा दिया, राज्याभिषेक। और यहीं पे एक उपाधि लेता है, हजरते आला, हजरत ए आला। इसे कहा गया बिहार का शासक।
बिहार का शासक, ठीक है ना, थोड़ा सा ये ध्यान देना। अच्छा, चुनारगढ़ जब ये आया था, चुनारगढ़ में एक शासक वहां उस टाइम बैठता था, मतलब शासक नहीं था, एक हिसाब से कह लीजिए बस एक संरक्षक के रूप में काम कर रहा था, जिसका नाम था ताज खां। उसका नाम क्या था? ताज। चुनारगढ़ किले में जब आया था तो इसका नाम था ताज खां। इसके यहाँ आकर रुका था, ये संरक्षक था इस किले का। और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था लाड मलिका। लाड मलिका। इस लाड मलिका से विवाह किसने कर लिया? जब ताज खां वहां नहीं रहा तो इसने लाड मलिका से विवाह किसने कर लिया? पूछा गया क्वेश्चन, शेरशाह। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ, लिख लीजिए। लाड मलिका से विवाह किया किसने? शेरशाह सूरी, या कह सकते हैं शेर खान, फरीद खान, ठीक। पूरी कहानी थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लीजिए आपको। फरीद खान कब गया बाबर के पास? 1527 में। खानवा का युद्ध लड़ता है, बाबर का सहयोग करता है, फिर चंदेरी के युद्ध में साथ देता है, किसकी बहादुरी देख करके? इसकी बहादुरी देख करके वो भेज देता, कहता है बिहार में जाओ, सूबेदार बन के मेरे रहो और वहां पे कब्जा करो मुगल वंश का। तो ये जाता है जौनपुर, पहले देखता है, जौनपुर को कब्जा किया, फिर चुनारगढ़ किले में जाता, तो वहां पे संरक्षक कौन बैठा था? ताज खां। ताज खां की पत्नी का नाम क्या था? लाड मलिका। इन संरक्षक को हटा करके लाड मलिका से स्वयं विवाह कर लेता है कौन? फरीद खान। फरीद खान का विवाह लाड मलिका से हो जाता है, ठीक है ना। ये थी कहानी। इसने राज्याभिषेक करवाया, कौन सी उपाधि रखी? और किसका शासक बन गया? बिहार। अभी तो बिहार का शासक बना है, अभी दिल्ली का शासक बनना बाकी है ना। चलिए, अभी अभी कहानी बिहार तक है, मिटा दें। जब ये सारी घटनाएं हो गई तो फरीद खान की लालसा बढ़ी कि मेरे पास इतना तो क्षमता है कि मैं हर युद्ध जीत रहा हूं, कोई युद्ध में हार ही नहीं रहा हूं। सही है, जितना लड़ रहा है वो जीत के कहाँ हार रहा है, सब तो इसके पक्ष में जा रहा है। इसको लगा ना मेरे ऊपर अल्लाह का क्या है? नजर है, मतलब दया दृष्टि है भगवान की, जैसे हम लोग कहते हैं ना भगवान की दया दृष्टि। इसको लगा कि खुदा ने मुझे इसीलिए बनाया ही है कि मैं शासन करूं। मैं क्या करूं? शासन। देखो मैंने कहा ना, शक्ति सबके अंदर होती है, पहचाने कौन, ये बड़ी बात है। शक्ति सबके अंदर, और जो पहचान लिया वही सत्ता को हासिल। इसने पहचाना और इसने सत्ता को हासिल किया। अब देखिए 1530 की बात है, बाबर मर गया। 1530 में कौन मर गया? कौन बैठ गया? हुमायूं। हुमायूं निकल चुका है कहां पे? बिहार की साइड में। क्यों निकल चुका? कहानी लाके जोड़ दिया कि नहीं मैंने? फरीद खान यहाँ अपना वर्चस्व बना लिया है, अब बिहार को पूरी तरह से कब्जा में ले चुका। अब एक डर सता रहा था मुगल वंश को, कहीं फरीद खान से विरोध ना, मतलब जिन्होंने उसको बनाया उन्हीं के खिलाफ गद्दारी ना कर दे, ऐसा अनुमान था। लेकिन सही मायने तो फरीद खान अपने बलबूते बन रहा था, कोई इसकी मदद थोड़ी कर रहा था। फरीद खान अपने बल पे बन रहा था। तो 1530 में निकलता है कौन? शेरशाह सूरी नहीं, वहां से मुगल वंश से कौन निकला? हुमायूं निकला। और टकराव होता है इसका, ध्यान देना, तो लिख लेना। हुमायूं निकला बिहार के लिए। कहां निकला? बिहार के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा बना के चलिएगा, ठीक है ना। ठीक, बिहार के लिए निकला। और बताया जाता है कि जौनपुर हिस्से में 1531 में, ध्यान से सुनना, जौनपुर के हिस्से में 1531 में हुमायूं ने आकर अपना बेड़ा डाला। हुमायूं ने अपना बेड़ा मतलब समझ रहे हैं, अपना वहां पे लाके बढ़िया बिस्तरा, अपना टेंट वेंट ला करके जौनपुर में बैठ गया। जौनपुर में जब बैठा तो यहाँ से कुछ खास इसको नहीं मिला कुछ। इसने कहा हमें जौनपुर से आगे अलावा चुनारगढ़ पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि शेरशाह सूरी वहीं, चुनारगढ़ पे कौन बैठा है? शेरशाह सूरी। हमें चुनारगढ़ पे, तो चुनारगढ़ का हमला 1532 में हुआ। कब हुआ? ये क्वेश्चन आते हैं। चुनारगढ़ का हमला 1532 में हुआ। हुमायूं ने अटैक किया। हुमायूं ने अटैक किया किसके ऊपर? फरीद खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लेता है भाई, ठीक है ना। फरीद खान के ऊपर अटैक किया। चलिए अब यहां से देखिए शेरशाह सूरी क्या होता है ना। वैसे देखो शेरशाह सूरी हारा तो नहीं था, हारना नहीं कह सकते, हारना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कहा जाता है कि जब चुनारगढ़ पे इसने हमला किया तो फरीद खान वास्तव में महल में था ही नहीं।
वास्तव में महल में था ही नहीं, वो गया था बिहार के साइड। वो कहाँ गया था? बिहार के साइड। तो ऐसा कहा जाता है हुमायूं ने चुनारगढ़ पे कब्जा कर लिया। जब वो शासक ही नहीं था, कब्जा करने में कितना टाइम लगेगा, तो ऐसा कहा जाता है चुनारगढ़ पे क्या कर लिया इसने? कब्जा कर लिया। अच्छा, क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि फरीद खान चुनारगढ़ को छोड़ करके 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध लड़ने चला गया था। सूरजगढ़ का युद्ध, ये क्वेश्चन आया हुआ। फरीद खान लड़ने चला गया बंगाल। कहाँ लड़ने चला गया? बंगाल। और बंगाल में शेर खान लड़ा किससे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। महमूद लोदी से। लोदी याद है? ये लोदी याद है कि ना? यही भागा था मुगल वंश में, याद करिए 1529 में जब घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर ने इसको भगाया, बंगाल की साइड भागा। और बंगाल में शेरशाह सूरी किससे लड़ने चला गया? सूरजगढ़ के युद्ध में महमूद लोदी से। लड़ने क्यों चला गया? क्योंकि महमूद लोदी बार बार ला करके हस्तक्षेप कर रहा था बिहार के राज्य में, इसलिए सोचा इसको मार के भगा ही देते। तो इधर ये बिजी है, उधर जौनपुर से, उधर से हुमायूं आ रहा है, ये सब क्रियाएं चली रही होती हैं। अब मिटा दें। इतना हो गया? याद रखना, बहुत पूछा गया। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1514। चुनाव पे हमला कब किया हुमायूं ने? 32। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम मिटा दें। अब बिहार एक संघर्षों का स्थल बन चुका है, देख लीजिए। पूरा बिहार एक संघर्षों का क्या बन चुका है? स्थल। मतलब उधर जाके वो मार रहा है, इधर मुगल वाले आके मार रहे हैं, पूरा से यहाँ युद्ध चला था। बेचारी जनता का है, तबाह हुई है एकदम जनता। मतलब कुल गरियामे हो, हाँ कुल गरियामे डायरेक्ट रेजिमेंट के, ये स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। इतना लड़त रहे, जनता परेशान हो गई। अब अंतिम समय आ गया था लड़ने का। अंतिम समय क्या आ गया था लड़ने का? कि शेरशाह सूरी ने 1539, एकदम बौरा गया ये भी, यार इतना आते तब कर दिए एकदम से। 1539 में बुलाया, कहा आवा लड़ा तू। अब बुलाया कहाँ? बुलाया कहा? रामा चौसान खियाई था बिहार में। तुम्हारा कौन नाम खियाई थे? बिहार में चौसा काम किया था। आवा तो लड़ा हमसे। अब आज फाइनल तय उठे, फुल एंड फाइनल के जीती के है। 1539 की घटना है। मैदान है चौसा का। चौसा का मैदान पूछेगा कहाँ? बक्सर में है। कहाँ पे है? बक्सर में है। और बिहार में। बक्सर कहाँ पड़ता है? चौसा काम बड़ा फेमस है, पता है ना? अब शायद लास्ट टाइम नाम का बचा चौसा मिलू रहा है, अब शायद चौसा मिल। हाँ चौसा सफेदा, ये और खाने बड़ा अच्छा लगता है चौसा सफेदा ना। सफेदा चौसा बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा चौसा लगता है। चलिए अब देखिए कहानी क्या है कि चौसा का युद्ध होता है बिहार में। बिहार में दो सेनाएं आमने सामने आई। हुमायूं आया और इधर से कौन आ रहे हैं? शेर खान। कहा कि लड़ ला, चला जितना तुम्हारा मन करे लड़ा, ठोक इतना लड़ा कि हुमायूं एकदम से तबाह हो गया। हुमायूं क्या हो गया? तबाह हो गया। और इसके पास बस अब एक ही रास्ता बचा था, युद्ध से भाग जाए। युद्ध से क्या हो जाए? क्योंकि अगर शेरशाह सूरी खात में आ जाता तो शेरशाह सूरी बौरा ही गया कि अगर ये मिल है तो बलभर कूटा पर इन्हें तो छोड़ ना जाए, परेशान कर देना मेरे जनता। हुमायूं भागता है और शेर गांव से दौड़ाता है। और कहा जाता है जब ये भाग रहा होता है तो देखना आओ देखा ना ताव देखा, गंगा नदी में क्या लगा दिया? छलांग। आओ देखा ना ताव देखा, कहाँ छलांग लगा दिया? गंगा नदी में। और छलांग लगाने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन अब जान बची तो लाखों पाए वाली बात है ना, बस छलांग लगा दिया। लेकिन इस बुर्बक को तैरना ही नहीं आता था, कभी सीखा ही नहीं इसने तैरना। अब नहीं तैरने के कारण तो डूबने लगे। अच्छा, उधर से शेर खान जब थक गया दौड़ा था कि पता नहीं कहाँ भाग गया, तो शेर खान भी वापस चला गया। लेकिन क्या है कि हुमायूं बच गया, किस्मत का भली। बचा कैसे? गंगा नदी में जब कूदा तो वहीं पर पास में एक मछुआरा था जिसका नाम था निजाम। ये मछुआरा था, भिस्ती कहा जाता है, मछुआरा का इसे भिस्ती कहा जाता है। तो ये बैठा था वहां पे, देखा कि कोई व्यक्ति नदी में कूदा है और निकल नहीं पा रहा, लग रहा डूब रहा है क्या। तो अब इसको तैरना आता था भिस्ती को, ये छलांग लगाया, कूदा और निकाला तो देखा कौन था भैया? लेकिन निजाम भिस्ती को जरा भी पता नहीं था कि कोई सम्राट है या कोई ये क्या है, ये राजा है, उसे क्या पता। ठीक है ना? निकाला और निकालने के बाद इसकी जान बचाई। कहा जाता है, ऐसा एक कहानी मिलता है कि इसी निजाम नामक भिस्ती को हुमायूं जब दोबारा आता है ना, जब दोबारा अपनी सत्ता में आता है तो एक दिन के लिए क्या बनाया था? राजा। तो मुगल वंश में एक ऐसा राजा जो भिस्ती था, उसका नाम क्या था? इसने राजा बना दिया मुगल वंश का एक दिन के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो एक दिन का राजा मुगल वंश का कौन बना पूछेगा तो बता देना, एक दिन का राजा है मुगल वंश का। और बनाया किसने था इसे? हुमायूं।
ये बना था। अच्छा, जब बचा दिया ना, बचाने के बाद ये अटैक नहीं किया क्योंकि बस क्षमता नहीं है बची है, तो ये वापस जाने लगा, और वापस पहुंच गया दिल्ली। जब दिल्ली गया, दिल्ली में अब देखो 1540 की बात, अब ले दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली जाते ही इसने ससुराल में क्या किया, फिर से सेना संगठित की। अब की बात मारेंगे, किसको मारेंगे? शेर खान। बहुत मुझे परेशान किया उसने। फिर से सेना तैयार करता है, ये बात पता चल जाती है किसे? शेर खान। कहा कि ठीक बा, पहले तो हम अपने यहाँ बुला रहे, अब हम खुदा आवती तोहरे यहाँ मारे, तुम्हें टेंशन ना ले, अब हम तोहरे यहाँ तुम्हें खुदा मारे आवती। तो खदेड़ने के अलावा इसके पास भी तो कुछ नहीं था, डायरेक्ट पहुंच गया वहीं पे। कहाँ पहुंचता है? ये निकल के अपनी सेना लेकर जाता है शेरशाह सूरी, और इधर से हुमायूं लेकर, और दोनों एक मैदान में आते हैं, बिलग्राम। कौन सा मैदान था? बिलग्राम। और ये बिलग्राम कहाँ आता है? कन्नौज। इसलिए इस युद्ध का नाम दोनों पड़ता है, बिलग्राम का युद्ध या आमना सामना होते हैं। मतलब ये निकला है बिहार की साइड से, और वो आ रहा है मुगल वंश दिल्ली की साइड से, और दोनों किस मैदान में मिल रहे हैं? बिलग्राम। कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, और इस युद्ध में भी हुमायूं क्या हो जाता है? हार जाता है, और यहाँ से भी हुमायूं को भागना पड़ता है। ठीक है ना। अब शेर खान दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा। दिल्ली पर कब्जा। क्लियर हो गया। और हुमायूं भाग जाता है, ये भी लिख लेना, हुमायूं भाग के चला जाता है सिंध पर। अमरकोट शासक मिलेंगे, इसे जानते हैं, अमरकोट के शासक राजा बीरसाल, जिनके दरबार में ये रहा। आपने सारी कहानी पढ़ी होगी, तो वो कहानी आपको यहाँ मतलब नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बता दूंगा क्योंकि आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना। हुमायूं भाग जाता है सिंध प्रांत में, देखा कि एक शासक थे अमरकोट, जो सिंध प्रांत के राजपूत शासक थे, तो उनके दरबार में चला जाता है वीरसाल। अमरकोट तो राजधानी थी, वीरसाल राजा का नाम था। उनके दरबार में चला जाता है और हुमायूं को संरक्षण दे देते। देखिए हमारे लोग संरक्षण दे देते, कोई अगर याचना लेके चला था संरक्षण दे, और संरक्षण दिए। बताया जाता है अकबर का जन्म भी कहाँ होता है? वहीं पे, उन्हीं के महल में। इसीलिए अकबर का लगाव हिंदुओं से ज्यादा रहा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों से उसका बचपन ज्यादा बीता। अकबर का लगाव हिंदुओं से ज्यादा क्यों दिखाया जाता? क्योंकि बचपन से ही हिंदुओं के बीच रहा, उन्हीं की संस्कृति में पला। मतलब हम ही लोग, अब बताइए, जिसके दरबार में रहता था वो पूरा हिंदू थे, उनके यहाँ सारा रीति रिवाज त्योहार मनाया जाता था, यही तो होता था ना। तो अकबर सब कुछ वही तो सीख रहा है जो उनके दरबार में है। तो जब बच्चा संस्कृति से प्रभावित होगा तो आगे उन्हीं के लिए काम करना चाहेगा ना। तो इसीलिए अकबर ज्यादा हिंदुओं के लिए आगे आता है, उसका टाइम मिलेगा भैया, ठीक है ना। तो हुमायूं हार गया, और 1540 में शेर खान ने दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा। और यही नए वंश की नींव पड़ती है। मिटा दूं? उस नए वंश का नाम था सूरी वंश। कौन सा वंश? सूरी। बस यही पढ़ा के खत्म। सूरी वंश का टाइम पीरियड लिखिए, बहुत पूछता है। 1540 से 1555, 15 साल रहे थे। इनको विभाजक वर्ष माना जाता है मुगल काल का, क्योंकि मुगल काल में ये बीच में आ गए 15 साल, है ना। हाँ, बस खत्म होने वाला इतिहास, 15-20 मिनट और। नहीं, आप कहेंगे तो अकबर के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन कोर्स में आपके है नहीं, बिहार वालों बता देंगे। आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देंगे सबके बारे में, ठीक है ना। कितना टाइम हो रहा है? कितना? हो जाएगा। चलिए, सूर्य वंश का संस्थापक कौन है पूछेगा? संस्थापक कौन है? और यहीं पर पहली बार इसने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह। जब राज्याभिषेक के बाद दिल्ली गद्दी बैठता है, पहली बार इसे शेर खान की उपाधि किसने दी? बहार खान लोहानी। लेकिन जब दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, कौन सी उपाधि लेता है? कब सूरी आएगा? क्या सोचा? यही शेर शाह। तो बिहार, मैंने कहा था थोड़ा टाइम लेगा बिहार में ना, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, उसी छोड़ देते तो गड़बड़ हो जाता ना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। और यह दिल्ली का दूसरा अफगान वंश है। दिल्ली का दूसरा अफगान वंश। पहला अफगान वंश कौन था बताइए? लोधी वंश। पहला कौन था? लोधी। अब दूसरा अफगान वंश आया शेरशाह। चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बस ध्यान देना, दिल्ली पे सत्ता स्थापित करने के बाद दिल्ली के सत्ता में सबसे बड़ा चेंजेस मिला, पूरा बदल दिया। और कहा जाता है अगर ये शासक काफी टाइम तक होता ना, तो दिल्ली की दशा दुशा और देश की दशा दुशा सब बदल देता, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। इसका टाइम पीरियड कितना है पूछता है?
1540 से 1550, 5 साल तक रहा। पूरे सूर्य वंश का टाइम पीरियड तो 15 साल का है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है 5। बाद में इसके वंशज भी आते हैं, ठीक है ना, लेकिन खास इसी का नाम है। शेरशाह सूरी की बात करें तो जब तक ये दिल्ली की सत्ता पे काबिज रहा तब तक इसने संघर्षों का दौर जारी किया। मैंने कहा ना, जीवन में संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका उदाहरण एक है शेरशाह सूरी। राजा बनने के बाद भी इसने संघर्ष नहीं छोड़ा है, मतलब राजा बनने के बाद अस्थिर भी नहीं हुआ, इसने अपने आप को फिर भी बढ़ा के रखा, तपा के रखा। इसीलिए शासकों में ये सब नाम आते हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वही शासक है जिसने भारत में रुपया शब्द का प्रचलन किया। किसका प्रयोग किया? रुपया शब्द का प्रचलन। और कहा जाता है चांदी का रुपया चलाया था, जो चांदी का, वह 178 ग्रेन का था। उसका भार कितना था? 178। और जो तांबे का चलाया उसका भार था 380 ग्रेन। कितना था? 380। तो ये रुपया शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला भी कौन था? शेरशाह सूरी। कहा जाता है इसने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। पटना नगर बसाने का काम किसने किया? पूछेगा, इसी ने बताया। ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना रितेश, तो याद रखना बाबू। पटना, पटना के लिए हाँ भी सब बता रहे। पटना की कैसे गनवा होना है? हम तुम्हें यही नाते बता रहे हैं, नहीं मरवा शायरी हुई। एक शायरी पर तुम लो जाए बच्चों के लिए। क्या आपके वो जो है हमारी वो कौन बनाए, 60 वीडियो बनाए हैं। अच्छा 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 अच्छा, हमारी वो मतलब सोनू मम्मी बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो बताइए ना, आपको कोई शायरी याद आ रही बताइए, हम तो सुनाएंगे। कोई शायरी याद आ रही बताओ, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, एक निकल घर जाए, निकल। तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मलगाहों का चक्कर छोड़ो, तय के दरिया पार। अभी और है ना इसके आगे, बस दरिया तैर के पार करना ही पड़ेगा। सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। हाँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, दिल का दरवाजा खोलो, सब पे एतबार करो, नौकरी पाना जिद है, नौकरी पाना जिद है, प्रश्न एक बार नहीं 100 बार करो। वाह भाई वाह, इसीलिए बुलाए थे तुमको, अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हाथ में मेडिटेट करने रहना बाबू, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है ना। पटना नगर बसाया किसने? पूछेगा इसने। और भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला भी पहला शासक कौन है? डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था शुरू करे। बहुत सही, अब तनी एनर्जी आज पर तुम, अब थोड़ा एनर्जी। डाक व्यवस्था शुरू करने का काम किसने किसने किया? इसने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत, जीटी रोड, याद आया? ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी किसने करवाई? शेरशाह सूरी। और खुद का मकबरा भी बनवाया, सासाराम का, सासाराम का मकबरा भी किसने बनवाया? ये सब था शेरशाह सूरी। जीटी रोड का मरम्मत इसने कहां से कहां तक करवाया था? अगर पूछे तो लिख लेना, पूछता है। ठीक है ना। ये पटना से लेकर के, पटना से लेकर के लोहार, लोहार ना लाहौर, लोहार का वैसे बंगाल से ले आ रहा था, लेकिन पटना से ही ज्यादा इसने इसको विकसित किया था, लाहौर। अरे जीटी रोड का उल्लेख मैंने कहीं तो बताया था, बताइए कहाँ बताया था? कहीं तो उल्लेख करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था उत्तरापथ, याद आया? उत्तरापथ जो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ढाका से, बांग्लादेश के कहां से? ढाका से। कहीं कहीं चटगांव भी लिखा मिलता है, वहां से लेकर के तक्षशिला तक। इस रोड पे 27 यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बसे थे, जिसमें से ओदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये सारे इस पे स्थित थे। एक दक्षिणापथ बनाया गया था जो कश्मीर को जोड़ता था कोच्चि से, ये था ना। तो जो उत्तरापथ है उसी का नाम क्या दिया गया? जीटी। और इसी जीटी रोड की मरम्मत कौन करवा रहा है? बाद में एक जनरल गवर्नर भी आता है, ऑकलैंड, ऑकलैंड आता है ना, उसने भी इसका निर्माण करवाया बाद में, इसको पुनराधारित करो। तो इस तरह से कहानियां हैं, याद रखिए। चलिए अब इसके संघर्ष देख लेते हैं, मिटा दे बस, वही लास्ट है, चैप्टर खत्म, लास्ट है। इसके संघर्ष लिख लीजिए, शेरशाह सूरी के संघर्ष। शासक बनने के बाद भी संघर्ष कर रहा है बेचारा। चलिए संघर्ष,
कहते हैं संघर्षों की दुनिया है, संघर्षों की दुनिया है, कब तक बहाने बनाओगे। संघर्षों की दुनिया है, कब तक बहाने बनाओगे। अरे लड़ना है बाबू, अरे लड़ना है बाबू, कब तक छुप कर जिंदगी बिताओगे। ठीक है ना, लड़ना है। चलिए लड़ना है तो संघर्ष इसका हुआ है पहला 1541 में। 1541 में गख्खर प्रदेश, गख्खर जनजातियां थी ना, गख्खर प्रदेश अभियान जीता इसने। बस यही सब पूछेगा, गख्खर प्रदेश अभियान कब किया इसने? 1541। अगला 1542 में मालवा अभियान, मालवा पठार जानते हैं मध्य प्रदेश में, और मालवा अभियान किया। वहां एक शासक था जिसका नाम था मल्लू खां या कादिर खां। मल्लू खां, मल्लू खां को हराया, मल्लू खां को हराया मालवा। 1553 शाही भरली नहीं तो बस लास्ट तक पहुंच गए हैं, आपने सबर बहुत किया। सबसे ज्यादा पहले ही थे, सुबह ही से एकदम यही बजे तक थे। उसमें कितना क्वेश्चन देखा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके मगध से, क्योंकि पूरा मगध ही बिहार में था, इसलिए मगध महाजनपद बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है ना, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगा। यहाँ तो मुगल वंश दिल्ली पे प्रभावित है, बिहार में उतना सर इनका थोड़ा वही दिख रहा है शेरशाह सूरी टाइम, बाकी बंद हो जाएगा। 1543 में देखिएगा, सबसे घटिया इसका अभियान ही माना जाता है। कहा जाता है जीवन में आप कितना भी संघर्ष कर लो, एक अगर कलंक लग गया आप पे तो पूरा का पूरा जीवन संघर्ष आपका खत्म। और यह उसके जीवन का कलंक है, किसके? शेरशाह सूरी। यही उसके जीवन का कलंक है। क्यों? क्योंकि यह आक्रमण था रायसेन, रायसेन के यहाँ, और रायसेन के जो शासक थे उनका नाम था राजा पूरनमल। इन पर अटैक, रायसेन के शासक, रायसेन आप जानते हैं मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है। अब कहा जाता है रायसेन किला जो था ना, कई पहाड़ियों के बीच में था। जैसे रायसेन यहाँ है तो इसके इर्द गिर्द कई पहाड़ियां थी, ऐसे बीच में ये है। अब इस पे अटैक करना कठिन होगा कि नहीं होगा? तो कहा जाता है रायसेन के जो राजा थे पूरनमल पर जो आक्रमण हुआ, कैसे हुआ? राजा पूरनमल से कहा कि आप हमें आप समर्पित हो जाइए और हमारे वंश में क्या हो जाइए, मिल जाइए। राजा पूरनमल स्वाभिमानी व्यक्ति थे, बहुत स्वाभिमानी। ये कहते थे मर जाएंगे लेकिन हम कभी भी तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं। अब वेट करता है पहाड़ियों के पीछे 6 माह तक वेट करता है, इनका बौरा जाता है एकदम से, कहता निकल ही नहीं रहे। मतलब हम इतना उनको प्रेशर डालने का करके ले लो, नहीं निकल रहे थे। ये एकदम से पागल हो जाता और पागल होकर अपनी सेना को लेकर अंदर जाता, कहता है गेट तोड़वाया। पहले क्या तोड़वाया? गेट। फिर बच्चे, स्त्रियां, जो भी छोटी छोटी बच्चियां थी उनको सबको मारा, और इतना मारा कि मतलब कहा जाता है खून से पूरा लथपथ हो चुका था, पूरा खून शरीर पे लग चुका था इसके, इतना मारा। केवल गुस्से में कर रहा, क्रोध देखो इंसान को क्या बना दिया इसने गुस्से में। अब पूरनमल बेचारे हार मान लेते, कहते हैं कि क्या नाम है, तुम ऐसा कृत्य करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन वही कह देते इतिहास में तुम्हारे लिए कलंक होगा, तुम्हारे लिए क्या होगा, कलंक, क्योंकि तुमने युद्ध नहीं किया, तुमने चोरी से क्या किया, हमारे पास अटैक। और चोरी किससे? क्यों? क्योंकि रात में इसने अटैक किया, सब लोग सो रहे होते हैं और इसने रात में अटैक किया, इसीलिए। अगर दिन में किया होता तो युद्ध माना जाता, लेकिन रात में किया, सब लोग आराम कर रहे होते हैं, इसीलिए ये लिख लेना, इस युद्ध को शेरशाह सूरी के ऊपर कलंक माना गया, या इस आक्रमण को शेरशाह के जीवन का कलंक माना गया। कलंक माना गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो गया। चलिए 1544 में देखो लगातार यो युद्ध कर रहा है। 1544 में मारवाड़ पर अटैक करता है। अब मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। इनके साथ युद्ध, लेकिन युद्ध किया, लेकिन इतना तबाह हो गया युद्ध करते करते, तबाह हो गया। कौन? शेरशाह सूरी। जीत तो गया लेकिन तबाह हो गया, जीत तो गया भाई लेकिन तबाह हो गया। और जब तबाह हो गया तो इसने एक बात बोली, मारवाड़ शासक मालदेव से किया, बड़ा जोड़ तोड़ युद्ध किया, और युद्ध ऐसा रहा कि इसमें पूरा इसका धन खर्च हो गया, पूरी सेना इसमें बेकार हो गई, पूरा ये मतलब तबाह होने, मतलब इसको लग गया मेरी सेना कुछ नहीं बची, अब खत्म, भले मैं युद्ध जीत गया लेकिन। तो इसने एक बात कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, राजस्थान में क्या उगता है? बाजरा। राजस्थान में क्या उगता है?
तो इसलिए उसने ये उदाहरण लिया, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को न्यौछावर कर दिया। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ये सबसे बड़ी भूल मेरे जीवन की। कलंक तो कौन है, ये है, लेकिन भूल क्या थी इसकी सबसे बड़ी, तबाह। इसने कहा मैंने जबरदस्ती ये युद्ध लड़ा, कोई मुझे मतलब नहीं था, मैं नहीं चाहता तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने मान लिया। और कहा जाता है इसी से परेशान था 1545 में अपने तोप खाने में जहाँ इसका अस्त्र शस्त्र रखा जाता था ना, वहीं बैठा था और कहा जाता है उसमें आग लगती है। क्या लगती है, आग, और वो ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में क्या हो जाता है, घायल, और घायल होने के बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बम ब्लास्ट से मान सकते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है 1500। तो ये बात पहले यहाँ लिख लीजिए, ये वाला 44 वाले में लिखेंगे। यहीं पर शेरशाह सूरी ने कहा था, इस बात को लिख लीजिए, कथन यहीं पे शेरशाह सूरी कहता है, यहीं पे शेरशाह सूरी कहता है, डैश करिए, इन्वर्टेड कामा में लिखिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान का या पूरे हिंदुस्तान को खो दिया। साम्राज्य खो दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, जीवन में उसी चीज को पाने की कोशिश करना जो तुम्हारे हक में, कभी भी उसको पाने की कोशिश मत करना जो तुम्हारे हक और अनहक दोनों में, ठीक है ना। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर जी आखिर ये समझ में कैसे आएगा कि हमें सच्चा कहाँ से, सच्चा प्रेम, सच्चा उत्साह हमें प्राप्त हो रहा है, ये समझ में कहाँ से आएगा। मैंने कहा कि सच्चा प्रेम वो होता है, मैंने उनको बताया है, बच्चों को ऐसे पूछ लेते बता देते हैं, सच्चा प्रेम वो होता है जहाँ पे दोनों तरफ से ना पता हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और फिर भी वो सबसे बेस्ट है। जैसे आप जिससे प्यार करते हैं वो भी, उन दोनों को पता हो कि आप प्यार, हम दोनों प्यार, मतलब हम भी, मैं इससे प्यार करती हूँ वो भी, लेकिन उन दोनों को ना पता हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? आप कहेंगे कि कैसे ये सब संभव है? संभव ऐसे है कि आप भी उसका इतना ख्याल रखिए, वो भी इतना ख्याल रखिए, दोनों को लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन इन दोनों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। ये सामंजस्य, समझ रहे हो मेरी बात को? विरोधाभास है पूरी तरह से। और इस दशा में दोनों एक दूसरे का ख्याल जीवन भर रखेंगे, चाहे जहां रहें। और यही काम शेरशाह सूरी के साथ हो रहा है। तपस्या है, यही तपस्या तो नहीं करते बुढ़वा। कह रहा कई दिन चली। ये तपस्या ही तो नहीं चलती, यही तो नहीं आजकल के लोग। आजकल के हैं कि अगर 10 मिनट में मान जा, आई लव यू बोल दे, जवाब चाहिए नहीं, खत्म। उसके बाद भूल ही जाते हैं कि कौन कहाँ था, कौन बोला था। लेकिन हमारा इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, जितने भी प्रेम कथाएं आप देखेंगे सब में त्याग है। किसका? या उठा लीजिए कृष्ण राधा का, उठा लीजिए, शकुंतला दुष्यंत का उठाइए, मीरा कृष्ण का, सबका त्याग है कि नहीं है? तो त्याग बड़ी चीज थी। यही चीज देखिए इसके जीवन में संघर्ष जब लेकर आया तो इसने भी एक चीज सीख लिया, क्या? कि हमें उन चीजों पर अधिकार नहीं जताना चाहिए जो चीज हमारे हक की नहीं। ये सीख हमें इससे लेनी चाहिए। क्लियर है ना? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे शेरशाह सूरी का अंत होता है। अब फिर से मुगल वंश क्या होगा? यहाँ पे प्रभावी होगा। बस यही 3 लाइन पढ़ा के आप कहें तो हम पढ़ा दें मुगल वंश औरंगजेब का, नहीं जो है, अगर आप कहें। नहीं तो बिहार तक ही आपका सीमित है, पहले बता, लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया तो आप करेंगे। चलिए ठीक है, लिख लीजिए 1555 में हुमायूं, ये बात लिख लीजिए। हाँ, हुमायूं सरहिंद की लड़ाई में, ये लास्ट है बस, सरहिंद की लड़ाई में सूर वंश के अंतिम शासक, यानी सूरी वंश के अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक सिकंदर सूर। कौन था? सिकंदर सूर को हराया और पुनः मुगल वंश को क्या किया? स्थापित, पुनः दिल्ली पर मुगल वंश स्थापित किया।
उसके बाद अकबर आ जाएंगे, अब जानते हैं। और हुमायूं के बारे में एक बात और याद रखिएगा, हुमायूं सीढ़ियों की जो सीढ़ी था ना, सीढ़ियों के जो उससे लाइब्रेरी थी एक ना, वो पुस्तकालय का नाम क्या था बाबू? दीन पनाह नामक पुस्तकालय था, जिसको इसने खुद बनवाया था। उसी दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है और हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह नामक, हाँ वो भी बताइए। चलो कौन कहा था? लेनपुल, वो भी बता दें। दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर के इसकी क्या हुई? अच्छा, ये ज्योतिषी का बड़ा ज्यादा इसका असर पड़ा इसके ऊपर। कहा जाता है अपने दरबार में जब जाता था तो हर दिन अलग रंग का क्या पहनता था? कपड़ा, विभिन्न रंग का ना। ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था, ऐसा माना जाता है। तो सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, दिल्ली में है ये दीन पनाह नामक पुस्तकालय। कहाँ है? दिल्ली में है। और वहीं पे इसकी मृत्यु। उसके बाद से इसका बेटा 1556 में अकबर क्या बन जाता है? मुगल वंश का शासक। लेकिन द्वितीय पानीपत का युद्ध होने के बाद, क्लियर? तो आप कहें तो इसके आगे पढ़ाएं, नहीं तो आप कहें तो रोक दें, काम खत्म। क्योंकि अब बिहार तक उतना सीमित है। बाकी अगर एक्स्ट्रा जानकारी लेना हो बताइए, आधी घंटा क्षमता हो तो थोड़ा बहुत जानकारी दे दें, जो आप कहें। चलिए रहने देते हैं, ठीक है ना? इतना ध्यान देना बिहार में। और बिहार में एक चीज और ख्याल रखना, बिहार का जब साम्राज्य आप पढ़िएगा तो उसमें 2-3 वंशों के एक बार डिटेल आप जाके देख लीजिए, उनका नाम लिख दे रहा हूँ। कर्नाट वंश मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, उसका एक बार जाके डिटेल देख लेना थोड़ा सा। हालांकि जितना मैंने बता दिया उसके बाहर नहीं है। जितना बता दिया उसके बाहर नहीं आएगा। एक सेन वंश देख लेना बिहार में, इसको भी जितना बताया उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन एक बार देख लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है पेपर थोड़ा सा ले जाए टफ, तो थोड़ा सा देख लेना। और एक देख लेना यहाँ पे लोहानी वंश, और सासाराम की जागीरदारी, ये भी देख लेना, सासाराम की जागीरदारी। इतना जरूर देख लेना। मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए और देखिए थोड़ा सा हिंट और दे देते हैं इसमें आपको। और क्या क्या पढ़ना है इसमें? कर्नाट वंश, सेन वंश, लोहानी वंश, सासाराम, ये इसमें तो मैंने जितना अटैच होना था अटैच करवा दिया ना। आप एक चीज और याद कर लेना, बख्तियार ने जब अपना शासन सत्ता वहां देकर गया बंगाल में, बिहार में बैठा बख्तियार, उसके बाद बंगाल में एक को शासन सत्ता स्वीकार करवा दिया। तो वहां का पूछ लेता है कि किसके साथ संघर्ष उन लोगों का लगा था, तो उनका संघर्ष हमेशा देख लेना आप एक वंश, और वहां पे थोड़ा सा देख लेना। ये मिटा देंगे ये वाला। जब बख्तियार खिलजी आया ना तो वहां पे एक कथन और मिलता है, एक वंश का और जिक्र मिलता है, उसको देख लेना। लेकिन वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, ठीक है ना? शशांक, ठीक है ना? एक इसको भी देख लेना, उतना प्रभावी नहीं है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है ना? तो वहां पे देख लेना थोड़ा सा, लेकिन ये उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है बिहार के क्षेत्रों में, तो हो सकता है क्वेश्चन ना आए। लेकिन कर्नाट वंश, सेन वंश और लोहानी वंश और हाँ सरकी वंश का थोड़ा सा चेक कर लेना जौनपुर में। हालांकि मैंने जितना जरूरी था बता दिया। जैसे सरकी वंश से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, अटाला मस्जिद मैंने पढ़ाया ना। अटाला मस्जिद किसने बनवाया, किस वंश ने बनवाया था? सरकी वंशियों ने बनवाया था। कहाँ पे है अटाला मस्जिद? जौनपुर में। कौन पहली बार नमाज पढ़ा था दिल्ली का शासक? सिकंदर लोदी। मैंने सब बताया ना। तो ये इतना ही क्वेश्चन सरकी वंश से। और दूसरी चीज, इस सरकी वंश पे लोहानी वंश के शासक जो था बहार खान लोहानी, उसने कब्जा कर लिया था। बाद में सरकी वंश का पतन हो जाता है और सरकी वंश को जौनपुर में शिक्षा का केंद्र बना दिया जाता है। वहां क्या बना दिया जाता है? शिक्षा का केंद्र। आप कभी जौनपुर जाइएगा तो 2 पुल देखेंगे गोमती नदी पर। जौनपुर में कौन सी नदी है? गोमती। तो वहां आप देखेंगे 2 पुल बने हैं। एक पुल राजशाही लगेगा, जैसे उस पे ना ऐसे गुंबद बना है। आप कभी जाइएगा जौनपुर में देखिएगा, तो जिसपे गुंबद बना है वही मार्ग ले जाता था सरकी वंश के राजमहल की ओर, वही ले जाता था। और उसी राजमार्ग के आगे जब निकलेंगे मैदानी भाग में आएंगे तो अटाला मस्जिद वहां है। और इस बात को जरूर ख्याल रखना कि अटाला मस्जिद किस आर्किटेक्चर के लिए जाना था, मतलब कौन सी इसमें सभ्यता पनपती है। तो इसमें लिख लेना, इंपॉर्टेंट है अटाला मस्जिद में। इसमें इस्लामिक और इंडो इस्लामिक, इसलिए इसे इंडो इस्लामिक दिया, इंडो इस्लामिक शैली ये दर्ज होता है।
मतलब इंडिया का प्रभाव भी है और किसका, इस्लाम का भी प्रभाव। इंडिया का प्रभाव, कमल के फूल बने हैं, ऊपर जो अप्सरा होती हैं अपने यहाँ देखे होंगे, ऐसे पानी डालती हैं, देखते हैं ना, परियां होती हैं ऐसे, वो दिखाया गया इस पे। इंडिया की शैली, इस्लामिक शैली में क्या दिखाया गया है यहाँ पे, उस पर कड़ी वो दिखाया गया, मतलब जैसे जैसे डिजाइनें दिखाई गई हैं उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे उनके यहाँ देखते होंगे आप लोग, जो लोग वो पहनती हैं सलवार सूट और पहनती है ना, तो उन पे देखिए डिजाइनें रहती है ना, उस तरह से डिजाइनें इस्लामिक शैली की बनाई, ठीक है ना। तो 18 मस्जिद के बारे में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और सर्की वंश के बारे में भी इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। बाकी सूर्यवंश तो मैंने पढ़ा दिया है, इतना आप जरूर ख्याल रख लेना। देखो भाई, क्वेश्चन मैं आज आपको भेज दूंगा जितना जरूरत है, जितना बिहार शिक्षक भर्ती में आ सकता है, लेकिन प्रयास थोड़ा आप भी करिए, अब टाइम नहीं है, थोड़ा सा प्रयास आप भी करिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मजा आया? आज शेर शाह को अच्छे से जान गए होंगे ना।